Hello friends, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today I am presented before you all to discuss some numericals based on Biot-Savart law. यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर बने रहें व वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें. So let's start our discussion based on the Biot-Savart law. The question number 1 which we have considered, it is like this. In the question number 1, figure shows two current carrying wires 1 and 2. Find the magnitude and direction of the magnetic field at the point P, Q and R. यानी इस फिगर में हमारे दो करंट कैरिंग कंडक्टर 1 और 2 रिप्रेजेंट किए गए हैं. इनमें बहने वाली करंट क्रमशः 20 एम्पियर तथा 30 एम्पियर है. बहने वाली करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. हम यहाँ तीन पॉइंट्स P, Q और R पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ व डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तीनों ही पॉइंट P, Q और R की स्थिति फिगर में क्लियर है. सबसे पहले हम पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कंसीडर पता करना चाहते हैं तो हम तार 1 में वायर 1 में बहने वाली करंट पर अगर राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं, अर्थात हम ये सोचते हैं कि हमने राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को इस प्रकार से पकड़ा हुआ है कि हमारा थंब करंट की दिशा में है, हमारा थंब करंट की दिशा में निकला हुआ है. उस अवस्था में पॉइंट P पर करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दिखाया जाता है. अगर हम इसको लगाते हैं तो हम ये पाते हैं कि पॉइंट P पर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तार 1 के कारण होती है वो नॉर्मली आउटवर्ड्स है, यानी बाहर की तरफ अगर हम कहते हैं कि निकली हुई है, आउटवर्ड्स है. तो सेम रूल्स राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण पॉइंट P पर फिर से लगाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहने वाली करंट पहले वाले की अपेक्षा अपोजिट डायरेक्शन में है. तो हम पाते हैं कि यहाँ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस नॉर्मली इनवर्ड्स है. अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को B2 कहें तथा करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को B1 कहें तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है. अर्थात पॉइंट P पर इन दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड B1 तथा B2 के डिफरेंस के बराबर होगी. हम यह भी जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का होता है तो उसके कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर μ0/2 पाई I/R से प्रदर्शित होती है. हमने यह बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा भी था. इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि B1 के कारण यानी करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली अगर मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो हम रख सकते हैं μ0/2 पाई I1/R1 तथा यहाँ I1 की वैल्यू 20 एम्पियर तथा I2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर जो दे रखा है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर 1 से P की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करके अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें B1 की वैल्यू आ जाएगी. अर्थात करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण पॉइंट P पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगी, जिसकी दिशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी. इसी प्रकार से अगर हम B2 को फाइंड आउट करते हैं तो फिर से हम यही रूल लगाते हैं μ0/2 पाई I2/R2 तथा इसकी दिशा नॉर्मली इनवर्ड्स होगी. यहाँ पर हम I2 की वैल्यू 30 एम्पियर तथा करंट कैरिंग कंडक्टर सेकेंड से पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्रमशः 10 + 10 + 10 यानी 30 सेंटीमीटर दे रखा है. इस 30 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.30 मीटर आएगा. अगर हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और दोनों ही B1 में से B2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट इस प्रकार से मिलता है. अर्थात हम देख सकते हैं कि हमने B1 में से B2 को सब्ट्रैक्ट किया और वैल्यू सीधे सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट कर लिया तो हमारा रिजल्ट आता है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने B1 से B2 को माइनस किया और आने वाली क्वांटिटी
पॉजिटिव है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि B1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर 1 एट द पॉइंट P इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर 2 एट द पॉइंट P। अर्थात जो करंट कैरिंग कंडक्टर 1 है वो पॉइंट P पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इसलिए यहां पर बनने वाली जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, अर्थात नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। सिमिलरली we can consider for the other points. Let us consider for the other points. Suppose now we want to consider the point Q. अब अगर हम पॉइंट Q को कंसीडर करना चाहते हैं तो इस पॉइंट Q पर हम फिर से करंट कैरिंग कंडक्टर 1 तथा करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट Q निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि उसकी दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्मली इनवर्ड्स आती है, अर्थात करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण पॉइंट Q पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा B1, अगर हम B1 कहते हैं तो वो नॉर्मली इनवर्ड्स आती है। उसी प्रकार से अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पॉइंट Q पर निकालने के लिए राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं, तो फिर से हम पाते हैं कि पॉइंट Q पर करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको हम B2 कह रहे हैं, उसकी दिशा भी नॉर्मली इनवर्ड्स आती है, अर्थात दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पॉइंट Q पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्मली इनवर्ड्स से एक ही दिशा में है, अर्थात यहाँ पॉइंट Q पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोनों ही करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बनी हुई इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का समेशन या एडिशन के बराबर होगा। जैसा कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर या I1 बाई R1, और दूसरा ये अगर B1 है तो उसी प्रकार से B2 जो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 बाई R2, अर्थात हम इन दोनों ही को अगर प्लस कर दें तो हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट Q पर निकल सकती है। यहाँ पर हमें इसी दोनों फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आइए देख लेते हैं कितना आता है। हम देखते हैं कि अगर हम इसी फॉर्मूले में रिजल्टेंट अगर Q पे निकालना चाहते हैं, हमने दोनों मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 को ऐड किया और सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, देन वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू 10 to power -4 Tesla, which is pointing normally inwards. I think up to here it's okay. Similarly, if we are going to consider the point R, अगर हम पॉइंट R पे डिस्कस करना चाहते हैं, इन्हीं दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण पॉइंट B पर बनने वाली, पॉइंट R पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तथा करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को हमें यहाँ पे निकालते हैं अगर हम, तो फिर से हम पाते हैं कि अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर 1 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है तो वो नॉर्मली इनवर्ड्स की तरफ एक्ट कर रही है, यानी B1 नॉर्मली इनवर्ड्स से अंदर की तरफ है, तथा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर 2 के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम देखते हैं तो नॉर्मली वो आउटवर्ड्स की तरफ है, यानी B1 और B2 फिर से एक दूसरे के अपोजिट हैं पॉइंट R पर। अतः फिर से यहाँ पर हमारा को अगर वही चीज हम लगाते हैं कि क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड हैं पॉइंट R पर, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जस्ट बाय अप्लाइंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और बाय सिंपल अरिथमेटिक वी कैन से दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स। और साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बनने वाली पॉइंट R पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू B2 माइनस B1। यहाँ पर हमने जानबूझ करके B2 माइनस B1 कहा हुआ है, आप B1 माइनस B2 भी कह सकते हैं। यहाँ पर B2 माइनस B1 अगर हम करके देखते हैं तो हमें जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है।
देखिए B2 माइनस B1 कहते हैं, फॉर्मूला वही है जो हमने पहले यूज किया था, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई R1, और उसी में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दोनों ही जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उनके डिफरेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वी गेट द रिजल्ट 4.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। यहाँ पर हमने देखा कि हम B2 माइनस B1 कर रहे हैं और आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वहां पर B2 की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द करंट कंडक्टर 2 एट द पॉइंट R, to that I have considered as the B2, that is greater than the B1. That's why the result is positive. अर्थात अगर B2 पॉजिटिव है तभी B2 ग्रेटर है B1 से, तभी वहां पे आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव है। अदरवाइज अगर हम इसको B1 माइनस B2 बोल दिए होते तो यहाँ पे आने वाला रिजल्ट निगेटिव होता, जो सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव सिर्फ यह बता रहा है कि उसकी दिशा किधर है। अर्थात अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2 के ही डायरेक्शन में होगी, अर्थात नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी। लेकिन अगर ये निगेटिव आ जाता तो हम इसी का उल्टा सपोज कर लेते। मुझे विश्वास है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स इसी बेस पे देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। यूज बायोट-सावर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I। अर्थात हम यह कहते हैं कि हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंट किया हुआ है, जिसकी हर एक साइड 2a यूनिट की है, तथा इसमें बहने वाला करंट अगर I है, करंट की दिशा इस फिगर में इस प्रकार से हमने कंसीडर कर ली है, जो बहने वाली करंट अगर I है तो हम इसके सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तथा स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड्स को पता करना चाहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि ये हमने लेबलिंग कर दिया ABCD, इसकी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया। हम पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ को पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कोई भी एक एज कंसीडर करते हैं। हमने यहाँ साइड AB को कंसीडर कर लिया। इस साइड AB यानी एक फाइनाइट साइज है, इस फाइनाइट साइज AB के कारण पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लगाएं तो हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द फाइनाइट लेंथ कैन बी रिटन एज म्यू नॉट I बाय 4 पाई A साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। यहाँ पर साइन अल्फा और साइन बीटा निकालने के लिए अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे तो दोनों ही एंगल देखिए हमें साइन अल्फा और साइन बीटा को रिप्रेजेंट करेंगे, जो सिमेट्री की वजह से दोनों ही एंगल 45 डिग्री बन रहे हैं। अर्थात हम इसी में अगर यहाँ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा कुछ रिजल्ट इस प्रकार से आएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री। सिंपली वी कैन पुट द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। अर्थात हम AB के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉइंट O पर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दिशा निकालने के लिए हम फिर से वही राइट हैंड ग्रिप टूल लगाते हैं। राइट हैंड ग्रिप टूल लगाने का मतलब हम ये फिर से समझते हैं कि हमने राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर AB को इस प्रकार से पकड़ा हुआ कि हमारा थंब करंट की दिशा में है। तो हम यह देखते हैं कि पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्मली आउटवर्ड्स आ रही है। अर्थात पॉइंट जो हमारा O है, उस पॉइंट O पर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर AB के कारण बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी दिशा नॉर्मली आउटवर्ड्स आ रही है। उसी प्रकार से हम अगर BC पर सेम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर बनने वाली अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को मैं B2 कह दूं तो बाय सिमेट्री वी कैन सी दैट द मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, क्योंकि सारी की सारी स्थितियां वही बनी हुई हैं। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है और बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसको भी निकाल लेते हैं। उसको निकालने के लिए फिर से वही राइट हैंड ग्रिप रूल लगाइए, तो आपको यहाँ पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फिर से नॉर्मली आउटवर्ड्स मिलेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं AB के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड तथा BC के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट O बोथ आर द सेम
and both are in the same direction. Similarly, if we apply for the edge CD and DA, then again we get the magnitude of the magnetic field produced because of the edge CD and DA at the point O are same and are in the same direction also, that is the normally outwards. So what we can say that whatever the magnetic field produced by the AB at the point O, उसी का 4 times पूरे के पूरे स्क्वायर के कारण पॉइंट O पर होगा। अर्थात इसका रिजल्ट अगर हम डिस्कस करें, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर AB के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I बाई 4 पाई A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है। यहाँ अल्फा तथा बीटा की वैल्यू को दोनों को देखिए 45 डिग्री दिया हुआ है। हम सिमेट्री से देख सकते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं देन वी गेट द रिजल्ट अंडर रूट 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई A। अब यहाँ यह एक के कारण बनने वाली इस एज AB, एक एज के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी दिशा नॉर्मली आउटवर्ड से, उसी प्रकार से हम BC, CD तथा DA को अगर लगाते हैं तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो सेम है, इतनी ही बनी हुई है। अर्थात हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसी को 4 बार ऐड कर सकते हैं या 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तथा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्टेन जो होती है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस प्रकार से आती है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई A तथा इसकी दिशा नॉर्मली आउटवर्ड्स होगी। हमने अभी इसको डिस्कस किया। हम चारों ही साइड्स पे लगने वाला रूल, चारों ही साइड्स पे राइट हैंड ग्रिप रूल को लगाकर देखते हैं। सभी के कारण पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्मली आउटवर्ड से रहती है। अर्थात इस प्रकार से हम पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो रिजल्टेंट दिशा है उसको परिमाण तथा परिणाम उसका हम पता कर सकते हैं। आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कुछ इस प्रकार से है। अ लॉन्ग वायर हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carries a current I as shown in the figure. Find the magnetic field due to entire wire at the point O। अर्थात हम ये देखते हैं कि एक हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसका कुछ हिस्सा सेमी सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। हम उसकी रेडियस को अगर r सपोज करते हैं, सेमी सर्कुलर लूप की रेडियस को r कहते हैं और उसमें बहने वाली करंट को I कहते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, तो हम इस पॉइंट O पर इन तीनों हिस्से के कारण बनने वाला रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। हम इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम यह मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर पोर्शन वी वांट टू फाइंड आउट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लीनियर पोर्शन PQ तथा ST के कारण इस पॉइंट O पे निकालना चाहते हैं तो जैसा कि हमने बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे साइन थीटा हमें रखना है तो इसका dl और इस पोजीशन को अगर हम यहाँ पॉइंट O से मिलाते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर r तथा dl के बीच में बनने वाला एंगल थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता है तो हम साइन थीटा की जगह अगर 0 रखें तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, अर्थात बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लीनियर पोर्शन PQ तथा ST के कारण पॉइंट O पर बनने वाली रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, दोनों ही कारण जो लीनियर सेगमेंट PQ तथा ST के कारण पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 होगी। अर्थात यहाँ इन दोनों के कारण तो हमें कोई समस्या ही नहीं है, दोनों के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। नाउ लेट अस कंसीडर द सेमी सर्कुलर पोर्शन। अब अगर हम इस सेमी सर्कुलर पोर्शन को निकालना चाहते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ वायर दैट इज इक्वल टू गिवन एज अ म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम साइन थीटा को फिर से निकालना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे अगर एक dl कंसीडर किया, स्मॉल करंट एलिमेंट, और उसको अगर पॉइंट Q से मिलाते हैं तो देखिए पोजीशन वेक्टर तथा ये dl, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में बनने वाला हमेशा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर बनने वाले थीटा को अगर हम 90 डिग्री रख दें तो हमारा आर्क लेंथ Q
आर एस जो सेमी सर्कुलर है उसके कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को हम लोग निकाल सकते हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि बाय द बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री रख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमें जो रिजल्ट ऑप्टेन होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर ऑप्टेन होगा। अब यहाँ पर हम इस छोटे से जो करंट लूप था, करंट एलिमेंट था, उसके कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी हुई। तो पूरे के पूरे लूप के कारण अगर हम बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं तो इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट को करेंगे अगर तो ये डीएल जो इंटीग्रेट होकर के लेंथ आएगा वो चूंकि सेमी सर्कुलर लूप है इसलिए ये पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। हम जानते हैं कि पेरीमीटर हमारा 2 पाई आर होता है तो उसका हाफ आ जाएगा। तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। 2 पाई आर का आधा होगा। So if we substitute the values then we can get the result like this. Here the solution is the magnetic field produced because of the straight portion PQ and ST is equal to 0 because here the angle is 0 degree. The angle made by between the current element PQ and the position vector of the point Q with respect to the DL. The angle is 0 degree. So sin theta is equal to 0. So the resultant magnetic field produced at the point O because of the PQ and ST is equal to 0 degree. And if we want to find out what will be the magnetic field produced at the point O because of the semicircular arc, then here the angle will be equal to pi by 2. Simply we have to put the values and we can get the result. ये इस छोटे से हिस्से DL के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूरे सेमी सर्कुलर लूप के कारण अगर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट करने पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। जो बचेगा हमारा डीएल होगा। डीएल को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, अगर ये पूरा सर्कुलर लूप होता कंप्लीट होता तो इंटीग्रेट होते तो 2 पाई आर आता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाफ है इसलिए इसकी वैल्यूज पाई आर आएगा। सो सिंपली इफ यू पुट द वैल्यूज देन वी कैन गेट द रिजल्ट म्यू नॉट आई बाई 4r. I think now it's clear. Such kind of the questions are asked many times in the competitive examinations and sometimes also it has been asked in the board examinations. So you are requested to practice such kind of the questions at the most. Whatever number of the attempts you can do, at the most you should try to attempt such kind of the questions based on the figures. So let us move ahead and discuss some more problems. Here the question number 4 which we are going to consider, it is like this. A wire shown in the figure carries the current of the 10 ampere. Determine the magnitude of the magnetic field at the center O. Given radius of the bent coil is 3 centimeter. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक वायर इस प्रकार से आया और ये यहाँ से बेंट करके यहाँ घुमा दिया, जिसका बहने वाली इसमें करंट 10 एम्पियर की है तथा इसका जो हमने बेंट किया सेमी सर्कुलर पार्ट बनाया है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो हमें इसको इसके जो रिस्पेक्टिव एसआई यूनिट है यानी मीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम फिर से कह सकते हैं जैसा कि अभी पिछले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, इस आर्क लेंथ के कारण पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा 0 होगा तथा इस आर्क के कारण भी यहाँ पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हम इन दोनों को डिस्कस नहीं करते हैं। अब हमें डिस्कस जो करना है वो ये है कि ये जो आर्क लेंथ है उसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इस आर्क की लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हम कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ द डीएल करते थे तो डीएल में अगर हमारे सिमेट्रिक फिगर होती थी तो हम उसकी वैल्यूज ऑब्टेन कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारी ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है, एक स्पेशल अलग से केस दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर पहले तो इस आर्क लेंथ की वैल्यूज लेंथ पेरीमीटर निकालना चाहते हैं कि कितनी होगी। उसके लिए अगर हम ये लगाएं, हम जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था
तो अगर इसको हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री निकल गया, तो यहाँ पर जो बनने वाला एंगल हुआ वो 270 डिग्री या 3π/2 होगा। 3π/2 होगा, यानी हम ये कह सकते हैं एंगल हमारा 3π/2 आया। और आर्क लेंथ को अगर मैं L कंसीडर करता हूं, देन वी विल गेट L, एंड इफ द रेडियस आई हैव कंसीडर्ड एज अ स्मॉल r, देन द आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू 3πr/2। जो बड़ी अच्छी चीज थी हमें कि हमें आर्क लेंथ की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, आर्क लेंथ की वैल्यू रेडियस के टर्म्स में हमने निकाल लिया। अब चलिए हम इसे निकालने के लिए बायो-सैवर्ट लॉ को फिर से लगाते हैं। हम ये जानते हैं कि बायो-सैवर्ट लॉ का अगर हम अप्लाई करें तो पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड किसी लेंथ के कारण हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू μ0/4πIL/r²। So let us put the values, the value of the L, then what we will get, μ0/4πI/r², and the value of the L was the 3πr/2। अगर हम इसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसमें दी ही गई वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, जो परिमाण हमें दिए गए हैं I तथा R के, अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका रिजल्ट किस प्रकार से आता है। रिजल्ट कुछ इस प्रकार से ऑब्टेन होता है। आप फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने आर्क लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट किया। आर्क लेंथ की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, और वैल्यूज रखा हमने। यहाँ से हमें आर्क की लेंथ पता चल गई, और फिर हमने बायो-सैवर्ट लॉ को लगाते हुए B इज इक्वल टू μ0/4πIL/r² को अप्लाई किया, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने, और सिंपली वी हैव पुट द वैल्यूज एंड वी हैव गॉट द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, that is equal to 1.57 into 10 to power minus 3 Tesla. If it is okay, clear, then let us move ahead and discuss some more problems. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो कुछ इस प्रकार से है। ए करंट I is equal to 5 ampere flows along a thin wire shaped as shown in the figure. The radius of the curved path of the wire is equal to 120 mm and the angle 2 phi is equal to 90 degree. Find the magnetic induction of the field at the point O. अर्थात दिए गए फिगर के कारण, जिसमें बहने वाली करंट I है, इसके कारण हम पॉइंट O पर बनने वाली नेट मैग्नेटिक फील्ड की परिमाण, मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन, दिशा को पता करना चाहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक सिमेट्रिक फिगर, एक तरह की फिगर नहीं है। इस फिगर में दो हिस्से बने हुए हैं, एक तो आपका स्ट्रेट पार्ट है तथा दूसरा सर्कुलर पार्ट है। तो हमें यहाँ पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए इन दोनों ही पार्ट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तथा मैग्नीट्यूड को निकाल करके पॉइंट O पर या तो अगर सेम दिशा में है तो प्लस करेंगे, या तो अगर अपोजिट दिशा में है तो माइनस कर लेंगे। इसके लिए अगर हम सबसे पहले इस AB स्ट्रेट पार्ट कंसीडर करते हैं, अगर हम स्ट्रेट पार्ट AB को कंसीडर करते हैं तो एज पर द बायो-सैवर्ट लॉ वी शुड नो द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O टू द करंट कैरिंग एलिमेंट AB। उसके लिए अगर हम यहाँ पे करंट एलिमेंट अगर हमने DL लिया होता तो यहाँ के बीच की हमें दूरी चाहिए थी। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर AO की वैल्यू हमारी R है, रेडियस, और ये एंगल हमारा अगर फाई है तो हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को R cos phi बोल सकते हैं। By simple trigonometry we can say the horizontal component will be equal to the R cos phi. So let us apply the बायो-सैवर्ट लॉ। As per the बायो-सैवर्ट law, we know that the magnetic field can be written as μ0/4πI, that is the B is equal to μ0/4πI/A sin of phi1 plus sin of phi2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम इस A की जगह पर रख सकते हैं R cos of phi, कैपिटल R, दैट इज द रेडियस, एंड phi1 और phi2 अगर हम दोनों को इसको ऐड करें तो देखिए phi1 तथा phi2 दोनों ही हमारे sin 45 डिग्री बनेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को पूरा सब्स्टिट्यूट करें तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, या अगर हम
अभी जनरलाइज करके रखना चाहते हैं कि हम किसी भी अदर एंगल्स के लिए भी अगर दिया गया हो तो पता कर सकते हैं, तो हम सिर्फ इसको sin φ1 प्लस sin φ2 ही रखते हैं। यहाँ पर स्पेशल केस है कि φ1 तथा φ2 हमारे बराबर है, तो हम इसको 2 sin φ बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट देखिए, sin φ by cos φ, that will be converted to the tan φ, so the result will be equal to mu naught I by 4 pi 2i by r into tan phi आएगा। अब ये अगर हमारा रिजल्ट आता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i by r into tan phi, अब इसकी अगर दिशा भी हम निकालना चाहें कि इसकी दिशा किधर होगी, तो हम अपना फिर से राइट हैंड ग्रिप रूल लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने अगर ए बी को राइट हैंड से करंट की दिशा में पकड़ा हुआ है, तो पॉइंट O पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड्स है, अर्थात पॉइंट O पर AB के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली डाउनवर्ड्स है, तथा जिसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i by r tan ऑफ फाई दिया जाता है। इसी प्रकार से चलिए हम कंसीडर करते हैं इस सर्कुलर लूप के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पॉइंट O पर। जैसा कि हम जानते हैं बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अगर हमें पता करना है तो इस आर्क की लेंथ को पता करना पड़ेगा। आर्क की लेंथ को पता करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इससे पहले हम लोगों ने यूज किया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उसको यूज कर लेते हैं। यहां से हम लोग अगर आर्क की लेंथ निकालें तो आर्क लेंथ जो हमारी आएगी दैट इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस जाएगी। यहाँ पर पॉइंट O पर जो ये एक्सटीरियर जो एंगल बनेगा, अगर पूरा एंगल होता तो 2 पाई होता, 2 पाई में से 2 पाई को माइनस कर देते हैं, तो एंगल विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई, और रेडियस को अगर हम r कहते हैं, सो वी विल गेट द आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई into r. This is the most important thing. The arc length we have obtained. So let us put the value in the formula of the Biot-Savart law. As per the Biot-Savart law, the B can be written as mu naught by 4 pi I by r square into arc length. Arc length here we have obtained 2 pi minus 2 phi into r. इस r से r को कैंसिल करते हैं, so what we will get, the magnetic field will be equal to mu naught by 4 pi I by r 2 pi minus 2 phi. And here again, if you want to find out the directions, then apply the same rules, right hand grip rules. Then we consider that we have catch the conductor with the right hand in such a way that our finger is pointing, our thumb is pointing in the direction of the current. Then we will get the direction at the point O, because of the circular part is again normally downwards. ये यहाँ पॉइंट O पर इस सर्कुलर पार्ट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिर से नॉर्मली डाउनवर्ड्स है, तथा इस AB के कारण जो कि हमारा स्ट्रेट था, उसके कारण भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली डाउनवर्ड था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन्हीं दोनों पार्ट के कारण पॉइंट O पर जो बनने वाला होगा वो दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो हम दोनों के जो रिजल्ट हमारे आए थे उसको सिंपली अगर हम add up करते हैं, then we can obtain the result. Let us see how the result is obtained here. So we can see here again the magnetic field produced because of the straight part mu naught by 4 pi I by r cos phi. r cos phi जो इसकी perpendicular distance थी करंट कैरिंग कंडक्टर AB की पॉइंट O से, और sin phi plus sin phi, यहाँ हम डायरेक्टली इसको 2 sin phi बोल सकते हैं, 2 sin phi बोल देते हैं तो sin phi by cos phi that is equal to tan phi. So we will get the result mu naught by 4 pi 2i by r into tan phi, which is the acting normally downwards. Similarly, if we apply the same rule for the circular parts, then we will get the result B2 is equal to mu naught by 4 pi I by r 2 pi minus 2 phi. ये किस प्रकार से ऑब्टेन हुआ, यहाँ देखिए हमने इस चीज को पहले अभी डिस्कस किया था। हम आर्क लेंथ निकालते हैं, आर्क लेंथ जो सर्कुलर पार्ट की है वो निकलेगी 2 pi minus 2 phi into r,
तो एक r ये होगा, यहाँ पे नीचे r स्क्वायर था, एक से कैंसिल हो गया, तो हमारा जो रिजल्टेंट बना v2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 2 पाई माइनस 2 पाई, ये फिर से नॉर्मली डाउनवर्ड्स है, इसलिए हमें रिजल्टेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इन दोनों v1 और v2 को ऐड कर देते हैं. देन वी विल सिंपली गेट द रिजल्ट बाय जस्ट प्लेसिंग द वैल्यूज गिवन. देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, the strength of the magnetic field at the point O because of this whole combination, whole circuit shown figure, that will be equal to 2.8 into 10 to the power minus 5 Tesla. I think up to here it's okay. So in this video we stop our discussion here. To remain updated, kindly don't forget to like, subscribe and share my channel Physics Ki Pathshala. Thanks a lot and bye bye till next video. Thanks.